हेलो। तो आज हम इस वीडियो में जो है एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तो ये फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स में से टॉपिक उठाया गया है और फिजिक्स एंट्री टेस्ट और बोर्ड दोनों के लिए एक ज़रूरी टॉपिक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो आसान अल्फाजों में अगर हम कह दें कि द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, जिसे हम डेल्टा क्यू लिखेंगे, इज कन्वर्टेड इनटू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अच्छा, यहाँ पे आप जो हीट सप्लाई करोगे डेल्टा क्यू, वो आपका इनपुट है। सही है, इनपुट। और ये हीट आप वो चेंज होती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वो है आपका हीट सिंक प्लस वर्क डन एज आउटपुट। सही है, आपने एक इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिला और कुछ एनर्जी जो है हीट सिंक में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ऐसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसी लॉ को। सही है, आपने हीट सप्लाई की, कुछ एनर्जी जो है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चली गई, या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर। सही है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है इस फॉर्मूले के मुताबिक। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे अगर आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सही है, तो दोनों लिंक्ड है। सही है, आपने हीट सप्लाई की तो वो कन्वर्ट हुई चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क में। अच्छा, अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड चार एप्लीकेशंस हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे ले जाएं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डब्ल्यू की जगह पे हम पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। सही है, डब्ल्यू जो है इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है। इसका क्या मतलब, वर्क डन जो है प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर प्रेशर आपके पास जीरो होगा तो वर्क डन जीरो आएगा। सही है, अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन जीरो आएगा। अगर आपका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो मतलब फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम सेम हो, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा और वर्क डन आपका जीरो आएगा। पर अगर वर्क डन कांस्टेंट हो तो चेंज इन प्रेशर आपका भले ही जीरो आए, वर्क चेंज इन प्रेशर आपका भले ही जीरो आए, वर्क डन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल या इनिशियल कुछ ना कुछ तो है ना। फाइनल सपोज करो 5 ATM है, इनिशियल 5 ATM है, तो 5 - 5 डेल्टा पी तो आपका जीरो आ जाना है। पर 5 है तो सही ना, तो वर्क डन प्रेशर पे डिपेंड करता है और चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ये फॉर्मूला है। चार एप्लीकेशंस जो हैं उनमें से इन चारों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट है। जैसे आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसो थर्मल में हमारे पास इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक में हीट सप्लाइड कांस्टेंट है। तो आज हम इन्हीं एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। पहले आता है, पहले डिस्कस करते हैं आइसोबैरिक के बारे में। सही है, तो बैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक में मैंने आपको बताया जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना है, आइसो मतलब सेम। सही है, बार मतलब प्रेशर, तो प्रेशर जो है आपका सेम रहना है। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो पहली लाइन यही लिखते हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, और डेल्टा पी हमारे पास चेंज इन प्रेशर, प्रेशर अगर सेम है तो चेंज इन प्रेशर जो कि फाइनल माइनस इनिशियल है वो जीरो हो जाना है। सही है, और क्या प्रेशर चेंज ही नहीं होता है? ऐसा नहीं है, प्रेशर पहले बढ़ता है, प्रेशर पहले बढ़ता है फिर वो घटा दिया जाता है वॉल्यूम को बढ़ाने से। सही है, तो द इंक्रीज इन प्रेशर, बढ़ता हुआ प्रेशर इज
बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पहले प्रेशर बढ़ता है, फिर वॉल्यूम को बढ़ा के उसे फिर उतना ही कर देते हैं, तो फाइनल और इनिशियल प्रेशर हमारे पास इसी वजह से सेम आता है। सही है, तो आपका डेल्टा पी जीरो हो जाना है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सही है, तो ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, और ये आपका एज अ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एज अ हीट सिंक है। अच्छा, अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी उसकी कभी भी, इस प्रोसेस की कभी भी 100 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एज अ हीट सिंक जिंदा है। हीट सिंक होगी तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। आप इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है, कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी आपको हीट सिंक में जाएगी। तो आपको भले ही 90s में मिल जाए, कभी भी 100 नहीं मिलेगा। सही है, तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस बी लेस देन 100%। अच्छा, हमारे पास प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। तो ये मिलता जुलता है चार्ल्स लॉ से। इट resembles चार्ल्स लॉ। सही है, तो वॉल्यूम, अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। तो ये मिलता जुलता है चार्ल्स लॉ से। और ये इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, आप इनपुट दो किसी सिस्टम में, आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ एनर्जी एज अ हीट सिंक में जाएगी। पर इमेजिनरी या आइडियल सिस्टम ये नहीं है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, अगर हम वो हीट इंजन आपने पढ़ा होगा पहले कभी, वो सिलेंडर पिस्टन वाला सिस्टम, अगर उस पे बात करें इस प्रोसेस की, तो आप ये यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे। सही है, डेल्टा क्यू, और आपका सिलेंडर जो है मूव होगा। सही है, ये पहले है इनिशियल पॉइंट सिलेंडर की, ओ सिलेंडर सॉरी, नहीं, पिस्टन की ये इनिशियल पॉइंट है, फिर ये आगे मूव होगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट रख सकें। सही है, तो ये है फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वो भी मिलेगा, क्या मिलेगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अभी बात करते हैं ग्राफ्स पे। सही है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, डेल्टा पी जो कि चेंज इन प्रेशर पे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल आपका सेम है, तो ये जीरो आना है। फिर इंक्रीज इन प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज प्रेशर पहले इंक्रीज होगा, तो उसे डिक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ते हुए प्रेशर को घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ा के। सही है, तो ये है एक्सप्रेशन जहाँ पे आप एज अ हीट सप्लाई कर रहे हो इनपुट पे, एज अ इनपुट, वो आपकी कन्वर्ट हो रही है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। सही है, और जब यहाँ पे ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ये जिंदा है, तो आपकी इफिशिएंसी जो कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 होती है, तो आपके पास ये लेस देन 100 है, क्योंकि हीट सिंक हो रहा है। सही है, तो ये कभी भी 100 नहीं आ रही, और ये चार्ल्स लॉ से मिलता जुलता है, और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अभी बात करते हैं इस प्रोसेस के ग्राफ्स की। सही है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये लिख देना।
अच्छा, पहला ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे कि ये हमारा प्रेशर है, ये है हमारे पास वॉल्यूम, और ये प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना है और वॉल्यूम हमारा जो है बढ़ना है या कम होना है। सही, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा ये हमें कैसे पता चलना है, वो है एरो के थ्रू। यहाँ पे इसमें हम इसे वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा उसका कैसे असर पड़ेगा प्रोसेस पे, तो ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगी। तो ये अगर आपका पॉजिटिव है वर्क डन, तो उसका डायरेक्ट असर जाएगा वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी। ठीक है, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम, याद रखना ही। और अगर नेगेटिव है तो उसका भी असर वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वर्क डन नेगेटिव है, कंप्रेशन होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला कि डायरेक्ट असर वॉल्यूम पे जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये प्रेशर पे असर नहीं जाएगा, डायरेक्ट असर वॉल्यूम पे जाएगा। पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, नेगेटिव है तो कंप्रेशन होगी, वॉल्यूम घटेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सही है, और ये जो ग्राफ है, ये एरिया अंडर कर्व, ये आपको वर्क डन देता है। सही है, और दूसरी चीज़ ये जो ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, सही है, और दूसरा अगर ग्राफ बनाए तो वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कोलिनियर आना है। सही है, क्यों कोलिनियर आना है, क्योंकि चार्ल्स लॉ से ये मिलता जुलता है। ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ये आपका टेम्परेचर आ गया। सही है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ जो है मिलता जुलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हमारा P1 V1 T1। सही है, और यहाँ पे हमारा P1 V2 T2। सही है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे भी ऐसा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस चार्ल्स लॉ से मिलता जुलता है। तीसरा अगर हम ग्राफ बनाए तो वो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान होना है। सही है, तो अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ्स हैं, बहुत ही ज़रूरी ग्राफ्स हैं, ये याद रखने हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। सही है, आइसोकोरिक, तो ये तीन ग्राफ्स हैं। सही है, ये अच्छा, और एक और खास चीज़, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये आपको वर्क डन देगा, क्योंकि वर्क डन है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सही है, पर ये ग्राफ जो है ये मल्टीप्लाई होके आपको वर्क डन नहीं देगा। क्यों, ये प्रेशर इनटू टेम्परेचर कभी वर्क डन नहीं बनता। अच्छा, अभी चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपकी सेम जो चीज़ हो जानी है, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है आपका एज अ कांस्टेंट हो जाना। सही है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, उस वाले प्रोसेस में आइसोबैरिक में आपको वर्क डन मिल रहा था, क्योंकि वर्क डन मैंने आपको पहले भी बताया, वर्क डन प्रेशर पे और चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सही है, वहाँ पे प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जीरो था, प्रेशर जीरो नहीं था, प्रेशर कुछ ना कुछ था। यहाँ पे ये चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम एक ही जैसा है, फाइनल और इनिशियल सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो आना है। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे, फाइनल 5 है, इनिशियल भी 5 है। ठीक है, 5 लीटर है, तो आप दोनों माइनस होके जीरो आ जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू जीरो आ गई। फिर ये ऐसे प्रेशर से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा वर्क डन आपका जीरो आ जाना है। सही है, तो
इसका क्या मतलब, वर्क डन अगर जीरो आता है इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो। इसका मतलब आप इनपुट दे रहे हो, वो आपको हीट सिंक में सारी एनर्जी जा रही है, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। सही है, तो आप हीट सप्लाई करोगे वो पूरी हीट सिंक में जाएगी, या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में जाएगी, या टेम्परेचर में जाएगी। द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is entirely into change of internal energy। सही है, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे आपकी हीट सिंक मैक्स हो रही है। सही है, मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एज ए हीट सिंक होता है। तो आप जितनी भी एनर्जी दे रहे हो, जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हो, वो पूरी एनर्जी जा रही है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में। तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हीट सिंक होती है। तो हीट सिंक आपकी मैक्स है। सही है, सबसे ज़्यादा है। और इफ़िशियंसी की बात करें, सी आपकी 0% है। क्यों 0% है? आपको आउटपुट मिल नहीं रहा। आप जितनी भी इनपुट दे रहे हो वो पूरा आपका हीट सिंक में जा रहा है, आउटपुट आपको मिल नहीं रहा। और इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट से कोई भी चीज़ डिवाइड करोगे, जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करोगे, जीरो ही आनी है। मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ही आनी है। तो इफिशियंसी आपकी जीरो आएगी। इफिशियंसी जीरो आ गई, हीट सिंक मैक्स है। अच्छा, और यहाँ पे वर्क डन भी आपका जीरो है। ये वर्क डन जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो है। अच्छा, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो पूरी इंटरनल एनर्जी में जा रही है, टेम्परेचर में जा रही है, तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस प्रोसेस में प्रेशर के साथ। तो प्रेशर भी आपका इस प्रोसेस में बढ़ेगा। सही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट सप्लाई करोगे वो कन्वर्ट होगी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, हीट सिंक मैक्स है और एफिशिएंसी जीरो है। अच्छा, और एक चीज़, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो, तो ये किससे रिजेंबल करता है? गे ल्यूसेक्स लॉ से। ठीक है, तो इट मिलता जुलता किससे? इट रिजेंबल लो। सही है, तो एफिशिएंसी आपकी 0% है, हीट सिंक मैक्स है। और यही चीज़ें आपको याद रखनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी आते हैं ग्राफ्स पे, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ग्राफ्स पे अगर आए तो, अच्छा ये है पहला ग्राफ। पहला ग्राफ अगर हम बनाए तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान बनाते हैं। सही है, वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है। तो वॉल्यूम आपका एक ही रहना है, ये वॉल्यूम है। तो ये आपका एज अ V1 है, यहाँ पे P1 V1 T1। और ये आपका P2 V1 T2। सही है, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, और ये ग्राफ जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और ये ग्राफ आपको वर्क डन नहीं देगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं आएगा। अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान अगर इस प्रोसेस पे ग्राफ बनाए तो ये बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया गे ल्यूसेक्स लॉ से ये रिजेंबल करता है। और
प्रेशर और टेम्परेचर जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बनेगा बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये कोलिनियर ग्राफ आता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। सही है। और प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम का हो गया, प्रेशर टेम्परेचर का हो गया, अभी है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। सही है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ अगर हम बनाएं, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, तो वो भी सेम बनेगा। क्यों सेम बनेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है। सही, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सही है। तो ये आपका ये तीनों ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर हीट इंजन की बुनियाद पे अगर हम बनाएं डायग्राम, तो वो ऐसी होगी कि आपको वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना। तो आप ये हीट सप्लाई करोगे, सही है, सिलेंडर पे, तो पिस्टन आपका मूव नहीं होना चाहिए। सही है। तो पिस्टन को मूव आप कैसे नहीं होने दोगे? आपने उसके ऊपर कोई ना कोई लोड रख देना है। सही, ये आपने लोड रख दिया, तो लोड रखने से आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो जितनी भी आप एज ए हीट सप्लाई करोगे एज ए इनपुट, वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी, वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी U1 आ गई और ये आ गई UF। और प्रेशर भी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, पर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यही है आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, बाकी दो प्रोसेसेस रहते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, उसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, और ये हमारी पहली ही वीडियो है, तो कोशिश करते हैं अच्छी तरह टॉपिक समझाएं, तो उसे लाइक करें। सही है। थैंक यू।